हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विजिलेंट माइस्ट्रो। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो नंबर सिस्टम के 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हम पिछले वीडियो में भी नंबर सिस्टम के 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और इस वीडियो में नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, यदि 10 अंकों की संख्या 7, 8, 0, x 5, 3, 3, y 2, 4 88 से विभाज्य है। ये संख्या 88 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का सबसे छोटा मान ज्ञात कीजिए। x प्लस वाई के ऐसे मान लेने हैं जिनका योग करने पे हमें न्यूनतम मान प्राप्त हुए। तो हमारे पास संख्या क्या है? 7, 8, 0, x 5, 3, 3, y 2, 4। हमें डिवाइड किससे करना है? 88 से। 88 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 11 इंटू 8, है ना। अब इसमें डिविजिबिलिटी लगाना है हमें 11 का और 8 का। 8 का और 11 का क्या लगाना है? डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल, फर्स्ट 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? अगर किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो वो कितनी भी बड़ी संख्या हो वो 8 से पूरी पूरी बार डिवाइड होगी। अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए, है ना। तो हम इस रूल से y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। y की वैल्यू हम यहाँ पे सबसे छोटा मान दे रखा है। y की वैल्यू हमें कैसी लेनी है कि x प्लस वाई का मान हमें न्यूनतम प्राप्त हो, है ना, सबसे छोटा प्राप्त करना है। तो y की अगर जब भी सबसे छोटा प्राप्त करना होता है ना तो y की वैल्यू हम एक की तरफ से बढ़ते हैं आगे। एक लेते हैं, एक रख के देखते हैं, फिर 2 रख के देखते हैं, फिर 3 रख के देखते हैं, है ना। अगर अधिकतम की बात करें तो फर्स्ट 9 रखते हैं, फिर 8 रखेंगे, फिर 7 रखेंगे, ऐसे रखेंगे, है ना। ठीक है, तो हमें न्यूनतम चाहिए तो एक रख के देखेंगे। y की जगह अगर मैं एक रख के देखता हूं तो 8 एकम 8, 4 बचेंगे। 44 में 8 का नहीं जाएगा तो एक मैं y की जगह ले नहीं सकता। अब 2 रख के देखता हूं, 8 दूनी 16, 16 22 में से 16 गए तो 6 बचेंगे। 6 अंटेंटे 64, है ना। तो मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 2 रखूंगा तो 8 से पूरी पूरी बार डिवाइड होंगे। तो y का मान हमारे पास क्या आ गया? 2 आ गया, है ना। अब मैं इनमें क्या लगाऊंगा? 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाऊंगा। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? जो सम स्थान पे अंक है ना, सम और विषम, सम वालों को अलग से जोड़ लेते हैं और विषम वालों को अलग से जोड़ लेते हैं, है ना। और उनका अंतर क्या होना चाहिए? उनका अंतर होना चाहिए, सम वालों को अलग जोड़ लेते हैं और विषम वालों को अलग जोड़ लेते हैं और उनका अंतर क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ओके, तो हम अब इसे करते हैं। देखो 8 y और 4, है ना। अब देखो ऐड करते हैं। 7 0 12 12 और 3, 7 और 0 7, 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 आ गया। अभी किसके इक्वल होना चाहिए? इसके, मतलब अंतर जीरो जीरो होने पे यही तो आएगा। तो 8 और x, 8 और 3 कितने होंगे? 11 11 और ये 2 अपन ने y की जगह ले लिया। 13 13 और 4 17, तो x प्लस 17 आ जाएगा। अगर दोनों का अंतर 0 आएगा तो दोनों इक्वल होंगे। इक्वल होंगे तो x का ऐसा क्या मान लो? न्यूनतम चाहिए। तो x का अगर मैं 0 रखूं तो सेटिस्फाई होगा ना, है ना। 70 70 बराबर हो जाएंगे। x का मान 0 आ गया तो अब मेरे को क्या चाहिए? x प्लस वाई का मान, x प्लस वाई का मान। तो x का मान आया 0 और y का मान आया 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? 2 आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक प्रश्न को हल करते समय सुहास ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% कम है। 10% कम है ना। 10% कम है तो 10% कम के लिए अपन क्या फ्रैक्शन लिखते हैं? 10 से 9 है। मूल भाज्य से 10% कम थी। उसने गलती से भाजक के रूप में, देखो ये तो भाज्य है, और भाजक के रूप में क्या लिया उसने? गलती से भाजक के रूप में एक संख्या भी ली जो मूल भाजक से 20% कम थी। 20% कम का मतलब 10 की फ्रैक्शन 1/10 होती है, तो 10 से 9 हो गई। अब भाजक 20 की फ्रैक्शन 1/4 होती है ना।
1/5 होती है ना। तो 5 से कितनी हो गई, 20% का मतलब 4 हो गई। ठीक है। यदि भाग के मूल प्रश्न को सही भागफल 24 है, क्या है 24 है और शेषफल 0 है, शेषफल 0 है, तो संख्या क्या हो जाएगी वो, तो देखो भागफल 24 है, भाजक 5 है फर्स्ट कंडीशन में, है ना। तो क्या करेंगे, 10 इक्वल टू 24 इंटू 5 प्लस 0 बराबर 120, है ना। 10 की वैल्यू क्या आ गई इसकी, मतलब भाज्य कितना आ गया, 120 आ गया। 120 से 9, अगर 10 का मान 120 है तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 108, है ना। अब 108 ये पहले देखो 24 इंटू 5 क्यों किया, क्योंकि ये क्या है, ये भाजक है और ये भाज्य है ना। और 24 अपन को क्या दे रखा है, भागफल। तो भागफल को और भाजक को मल्टीपल करके शेषफल उसमें जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, भाज्य। तो भाज्य कितना है 10, तो ये हमें 10 की वैल्यू कितनी आ गई 120। तो अगर कम हो रहा है 10 से 9 हो रहा है भाज्य, है ना, तो 9 कितना है 108, 10 की वैल्यू 120 है तो 9 की वैल्यू कितनी आ गई 108। अब 108 में भाजक कितना है 4, भाजक भी तो कम हो गया ना 20%, तो 4 हो गया। तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूँ, 4 दूनी 8, है ना, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, तो हमारे पास क्या आ गया, सुहास ने कितना भागफल प्राप्त किया, बाद में उसने मतलब जो 10% कम लिया, 20% कम लेने के बाद उसके पास कितना है भागफल 27, हमारा आंसर हो जाएगा। तो 27 ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाग का एक प्रश्न हल करते समय प्राजल ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% अधिक है। देखो अभी पीछे पीछे वाले क्वेश्चन में क्या थी, 10% कम थी, यहाँ पे क्या है 10% अधिक है। उसने गलती से 10% अधिक है, 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 10% की होती है 1/10, है ना। तो 10 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है, वहां पे कम हो रहा था, कम होने में क्या 10 में से 1 घट जाता है और अधिक होने में 1 बढ़ जाता है, तो 11 है। उसने गलती से भाजक के रूप में संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 25%। अब 25% की फ्रैक्शन क्या है, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/, 25% की 1/4 होती है ना। तो ये क्या हो रही है 25% अधिक हो रही है, तो 4 से क्या हो जाएगी 5 हो गया। ये तो भाज्य है और ये भाजक है, भाज्य 10 से 11 हो रहा है, भाजक क्या हो रहा है 4 से 5 हो रहा है। ठीक है, यदि भाग के मूल प्रश्न को सही भागफल 25 था, मूल प्रश्न मतलब ये वाला, है ना, मूल प्रश्न को 10 और 4 भाज्य ये मानेंगे और भाजक 4 मानेंगे, तब भागफल क्या आ रहा है 25 था और शेषफल 0 था, है ना। तो हमें 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, भागफल क्या था 25, 25 इंटू 4 प्लस 0, तो कितना हो गया 100, है ना। अगर 10 की वैल्यू 100 है तो हमें 11 बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी, 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 110 हो जाएगी, 110 हो गई, है ना। तो यह मानते हुए कि उसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं है, प्रांजल ने कितना भागफल प्राप्त किया, सेम वही क्वेश्चन है ना। तो इसमें 110 में किसका भाग दे देंगे 5 का, 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 22 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 22 हमारे पास भागफल प्राप्त होगा बाद में, ये त्रुटि करने के बाद 10% अधिक लेने के बाद 25%, भाज्य को 10% अधिक लेने के बाद भाज्य को 25% अधिक लेने के बाद हमारे पास भागफल क्या प्राप्त होगा 22, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 अंकों की संख्या 7x1yy x 76 अंक को x और y के लिए 33 की गुणज है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प x प्लस वाई का संभावित मान है, x प्लस वाई का संभावित मान अपन को लेना है। ओके, तो हमारे पास संख्या क्या है 7x1 y और x, है ना। इसमें हमें x और y के लिए 33 की गुणज है, क्या है ये, क्या है 33 से 33 का गुणज है, मतलब 33 का इसमें पूरा पूरा भाग जाता है, तो 33 इज इक्वल टू क्या होता है 3 मल्टीपल
11, मतलब इसमें 3 और 11 का क्या लगेगा, 3 और 11 का क्या लगेगा, डिविजिबिलिटी रूल, है ना। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सम और विषम अंक स्थानों पे संख्याओं का योग का अंतर 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये इनको जोड़ेंगे और इसको जोड़, सॉरी 7 1, हाँ ये नहीं आएगा, है ना, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब इसे जोड़ते हैं, 7 और 8 कितने हो गए, x y और x, है ना। तो ये क्या हो गया, 7 8 y प्लस 8 इज इक्वल टू 2x प्लस y। तो देखो y से y कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, 4। अब देखो x की वैल्यू 4 आ गई, तो मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ और यहाँ पे 4 लिख दूँ, है ना। x और y का संभावित वैल्यू अपन को फाइंड करनी है ना। अगर मैं यहाँ पे, है ना, और देखो शून्येतर अंक x और y के लिए 33 की गुणज है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है। तो देखो यहाँ पे 4 लिख दिया, 11 के मल्टीपल से अपन ने x फाइंड कर लिया, अब 3 का मल्टीपल का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। तो देखो 7 8 और ये 4 कितने हो गए, 12, तो 12 3 से डिवाइड है तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पे 3 से 4 डिवाइड है, 1 बचेगा। अब और x और y का क्या मान लूँ कि वो 3 से डिवाइड हो जाए। तो अगर मैं y और y का मान 1 1 ले लूँ, क्या ले लूँ, 1 1, तो 1 + 1 + 1 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो 3 हो जाएंगे तो मतलब 3 से डिवाइड है। तो अगर मैं y का मान 1 ले लूँ, है ना, तो भी ये 33 से डिवाइड होगा, डिविजिबल होगा। तो अगर यहाँ पे क्या पूछ रहा है, x + y की वैल्यू, है ना, तो x + y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x + y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लड़की अपने बगीचे में पेड़ों को पंक्तियों में इस प्रकार लगाना चाहती है कि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान है। एक लड़की है, वो पेड़ों को इस प्रकार लगाना चाहती है कि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान हो। बगीचे में 10 पंक्तियां हैं, कितनी है, 10 पंक्तियां हैं, बगीचे में 10 पंक्तियां हैं और 10 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या 12 है। अगर 10 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 12 है ना, तो टोटल पेड़ कितने हो गए, 10 × 12। ओके, यदि बगीचे में 5 और पंक्तियां बना दी जाए। अब देखो पहले तो बगीचा किस तरीके से मैनेज्ड है, 10 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 12 पेड़ हैं। अब लेकिन क्या करना है, पंक्तियां मुझे बनानी है 5 अधिक। यदि बगीचे में 5 और पंक्तियां बना दी जाए, पेड़ यही रहेंगे, पेड़ टोटल यही रहेंगे, लेकिन 5 और पंक्तियां बना दी जाए, 5 और पंक्तियां बना दी जाए, तो प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी होगी, है ना। तो 5 पहले 10 थी, अब 5 और अधिक बनानी है, मतलब 10 पंक्तियां। तो 10 पंक्तियां बनानी है, मतलब 15 पंक्तियां हो गई। 15 पंक्तियां अगर मुझे बनानी है तो 15 का भाग दे दूंगा टोटल पेड़ों में। तो एक पंक्ति में कितना आ जाएगा, एक पंक्ति में जो भी होगा आंसर हमारा, एक पंक्ति में कितनी पेड़ चाहिए वो आ जाएगा। तो 5 दूनी 10, 5 15, 3 चौक 12। तो हमारे टोटल पेड़ कितने आ गए, 2 × 4 8। तो एक पंक्ति में कितने पेड़ होने चाहिए, जब 5 पंक्तियां और अधिक बन जाएगी। अगर एक पंक्ति में 8 पेड़ हो तो 15 पंक्तियां बनाई जा सकती है इन पेड़ों से, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ओके, 26वां क्वेश्चन। संख्या 720 के गुणनखंडों 1 और 720 को छोड़कर कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है। अब देखो गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं हम। हमारे पास क्या है, 720 दिया हुआ है। 720 के गुणनखंडों की संख्या हमें ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 की पावर, मतलब अभाज्य संख्याओं की पावर के रूप में हमें इसे डिवाइड कर लेते हैं। तो इसे डिवाइड कैसे करते हैं,
36 इंटू 2 इंटू 10, है ना। अब इसे और डिवाइड करते हैं, 36 का स्क्वायर हो गया, 2 की पावर 1 हो गई, इंटू 2 इंटू 5। ओके, अब यहाँ पे 2 की पावर 2 हो गई और 3 की पावर 2 हो गई, इसे लिख सकता हूँ मैं ऐसे, और 2 की पावर 1 हो गई, और यहाँ पे इन 2 की पावर 1 है, और यहाँ पे 5 की पावर 1 है। 2 की पावर टोटल कितनी हो गई, एक ये 2, तो 2 की पावर कितनी हो गई 4, इंटू 3 की पावर 2, इंटू 5 की पावर 1। ये इस फॉर्म में अपन को लिख लेना है अभाज्य संख्याओं की पावर के फॉर्म में। 720 को अपन ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या हम कैसे निकालते हैं। अब अभाज्य संख्याओं की पावर जितनी भी होती है ना, अब जैसे 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, तो टोटल गुणनखंड कितने हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, इनकी पावरों में 1 जोड़ देंगे, तो 2 की पावर 4 में 2 की पावर कितनी है 4, 4 में 1 जोड़ा तो 5 हो गए। 3 की पावर कितनी है, मल्टीपल करेंगे, फिर 3 की पावर कितनी है 2, 2 में कितना ऐड करेंगे 1, तो 3 हो गई, मल्टीपल। 5 की पावर कितनी है 1, तो 1 में 2 ऐड कर देंगे, 1 में 1 और ऐड कर देंगे, 2 हो गए, तो 15, ये हो गया कितना 30। तो इसके टोटल गुणनखंड कितने होंगे 30। लेकिन हमारा आंसर 30 नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, इन 30 गुणनखंडों में एक और 720 भी खुद भी शामिल है ना। तो 30 में से ये टोटल गुणनखंड, किसी भी संख्या के अगर टोटल गुणनखंड निकालने हो तो उनकी जो अभाज्य संख्याओं की पावर आती है उनमें एक एक ऐड कर देंगे, है ना, और उन्हें मल्टीपल कर देंगे। तो 30 में से एक और 720 मतलब 2 को घटा देंगे, तो हमारे पास ऐसे कितने गुणनखंड हो जाएंगे, जो 1 और 720 को छोड़कर 28 गुणनखंड ऐसे हो जाएंगे जो 720 के होंगे। ओके, तो 28 हमारा डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ओके, 27वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा है। सबसे छोटा, देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे देखो इनकी पावर क्या दी हुई है 1/3, 14 की पावर 1/3 है, 12 की पावर 1/2 है, 16 की पावर 1/6 है, 25 की पावर 1/12 है। तो इनका नीचे वाली जो पावर में है ना, इनके एलसीएम लेते हैं, 3, 2, 6 और 12। 12 का एलसीएम लेंगे ना, 3, 2, 6 और 12, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका 12। कितना आ जाएगा 12। अब इनको 12 से सभी के उसको मल्टीपल कर देते हैं। 14 की पावर कितनी हो जाएगी, अगर मैं 1/3 को 12 से मल्टीपल करूं तो 14 की पावर कितनी हो जाएगी 4। ओके, 12 की पावर 1/2 को 12 से गुणा करूं तो कितनी हो जाएगी 6। 12 की पावर 6 हो जाएगी। अगर मैं 16 की पावर 1/6 को 12 से मल्टीपल करूं तो 16 की पावर कितनी हो जाएगी 2। अगर मैं 25 की पावर 1/12 को 12 से मल्टीपल करूं तो 25 की पावर क्या हो जाएगी 1। अब इनमें सबसे छोटा कौन है ये फाइंड नहीं कर सकते आप, सबसे छोटा ये हो जाएगा ना। तो सबसे छोटा क्या हो गया 25 की पावर 1/12 हमारा आंसर हो गया। ओके, सबसे छोटा हो गया ये, तो ऑप्शन नंबर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, -9, -6, -3 श्रृंखला के कितने पद लिए जाने चाहिए ताकि सभी पदों का योग 45 हो। अब देखो श्रृंखला के कितने पद लिए जाएं कि श्रृंखला के पदों का योग 45 हो, है ना। हमारे पास श्रृंखला दी हुई है ना, एपी दी हुई है, हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है ना। डिफरेंस देखो सेम है, 3 का है, 3 का है ना। तो A1 कितना हो गया अपने पास, A1 हो गया 9, और D कितना हो गया, D हो गया 3, है ना। तो योग का फॉर्मूला, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में योग का फॉर्मूला क्या होता है, SN = n/2 2A + n-1 D, ये होता है ना। और एक और होता है SN = n/2 A1
प्लस एल। एल मतलब अंतिम पद है ना। अगर फर्स्ट पद और अंतिम पद दिया हुआ होता है तो हम ये लगाते हैं, अगर ये नहीं, अंतिम पद नहीं दिया होता है तो ये लगाएंगे, है ना। तो हमें 45 का मान निकालना है, नहीं सॉरी, कितने एन का मान निकालना है, और योग कितना दे रखा है, 45 दे रखा है ना। है ना, तो हमें 45 दे रखा है, तो 45 एस एन की जगह रख देंगे, एन का मान अपन को पता नहीं है। ओके, अब 2a, ए कितना है, ए वन का मान है -9, तो -18 हो जाएंगे, प्लस n-1, और d कितना है, d हो गया कितना, d है 3, इसे सोल्व कर लो, है ना। ये 2 इधर जाके 90 हो जाएगा। ओके, ये अगर मैं इसे करूं तो n ब्रेकेट -18 प्लस 3n-3, तो ये आगे हो जाएगा क्या नाम से, 18 और 21 हो गई है ना, तो ये हो जाएगा 3n² माइनस 3n² माइनस 21n, है ना। तो 90 इज इक्वल टू 3n² माइनस 21। या तो इस द्विघाती बहुपद को सोल्व कर लो या n का मान रख के देख लो। अब n का मान हम रखते हैं, अगर मैं n का मान 10 रखता हूँ, देखो n का मान 10 रखता हूँ तो 300 गया, ये 300 माइनस n का मान रखता हूँ तो 210 हो गए, तो 90 आ रहा है या नहीं आ रहा, ये तो रख के देख लो, या द्विघाती बहुपद को सोल्व कर लो, ऑप्शन से रख के देख लो, है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो देखते हैं। देखो यहाँ पे 100 का स्क्वायर -99 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर माइनस 97 का स्क्वायर, तो हमें यहाँ पे एक चीज दिखने को मिल रही है, देखो क्या, a² माइनस b², ये चीज हमें देखने को मिल रही है, देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, है ना। तो ये क्या होती है, a प्लस b और a माइनस b, ठीक है। तो देखो a 100, अगर इसमें मैं लगाता हूं ये 100 प्लस 99, है ना। अब 100, एक का मान 100 में से 99 गए तो एक बचेगा, तो एक से मैं मल्टीपल करूंगा तो ये कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये आएगा। फिर यही चीज इन पे लगाऊंगा तो ये भी 98 प्लस 97, फिर 98 में से 97 को घटाऊंगा तो एक आएगा, तो उसका इफेक्ट कोई कुछ नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास ऐसी सीरीज हो जाएगी 100, 99, फिर 98, फिर 97, फिर 96, फिर 95, ऐसे जाके ये कहाँ तक चलेगी, 21 तक चलेगी। कहाँ तक चलेगी, अंतिम पद हमारा 21 है। ओके, अब यहां तक ये पहुंच गई, है ना। अगर ये यहां तक पहुंच गई, 21 तक पहुंच जा रही है, तो अब हम इसे कैसे करेंगे, देखो अब यहाँ पे भी डिफरेंस क्या है, इक्वल है, एक का डिफरेंस है, तो ये क्या है, यहाँ पे एपी है, एपी है तो अपन ने अभी एपी का क्या बोल रहा है, इनका मान 4840 है ना, 4840 है, ठीक है। तो एस एन का मान अभी अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रेकेट a प्लस एल। जब प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ हो तो ये फॉर्मूला लगा दो, तो एस एन अपन को एन कितना है, 100 से लेके 21 तक है, मतलब 80 है, एन का मान कितना है 80, है ना। तो 80/2, प्रथम पद क्या है 100 है, और अंतिम पद क्या है 21 है। ओके, अंतिम पद 21 है तो ये 40 हो गया, तो 40 इंटू 121। ओके,
दोनों को मल्टीपल कर लो, 0 4 8 4 4840, 4840 हमारा आंसर। मतलब ये क्या है, सही है। हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है ना, ट्रू है। अब सेकंड चेक करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट देखो, के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर, के माइनस 1 अपॉन के की पावर 4 प्लस 1 अपॉन के की पावर 4, के प्लस 1 अपॉन के, है ना। तो अब देखो इसे सोल्व करें, इनका मान क्या ये आएगा, के की पावर 16 माइनस 1 अपॉन के की पावर 16। तो देखो अगर मैं इसे और इसे के की पावर के माइनस 1 अपॉन के और के प्लस 1 अपॉन के, इनसे दोनों से मिलके क्या बन जाएगा, इस फॉर्मूला से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। इस फॉर्मूला से मैं इन दोनों को के माइनस 1 अपॉन के और के प्लस 1 अपॉन के, इन दोनों से क्या बन जाएगा, के स्क्वायर माइनस क्या बन जाएगा, के स्क्वायर माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर, है ना, बन जाएगा। अब ये बन गया तो ये एक और प्लस का आ गया, तो इन दोनों से मिलके क्या बन जाएगा, इन दोनों से मिलके क्या बन जाएगा, इसको और इसको अगर मैं वो कर दूं, के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर, तो इन दोनों से क्या बन जाएगा, के की पावर 4 प्लस माइनस के की पावर 4 माइनस 1 अपॉन के की पावर 4 बन जाएगा, है ना। इससे अब ये बचा मेरे पास, है ना, और प्लस भी है और यहाँ पे भी है, और पहले से यहाँ पे ये है, तो इससे क्या बन जाएगा, के की पावर, इससे के की पावर 4 माइनस 1 अपॉन के की पावर 4 और के की पावर 4 प्लस 1 अपॉन के की पावर 4 दोनों दिया हुआ है, तो इससे क्या बन जाएगा, के की पावर 8 माइनस के की पावर 8, है ना। तो ये बन रहा है हमारे पास, तो इनका सभी का के की पावर 4 माइनस 1 अपॉन के की पावर 4, तो 1 ये तो बन ही नहीं रहा, के की पावर 16 माइनस 1 अपॉन के की पावर 16, मतलब सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है ना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी, केवल फर्स्ट सही है। ओके, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 7 अंकों की संख्या 52A 6 B 7 C को 33 से विभाज्य हैं, तो A B और C अभाज्य हैं, तो 2A 3B प्लस 3B प्लस C का अधिकतम मान। अब देखो 52A 6 B 7 C, ये किससे डिवाइड है, 33 से। 33 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 11, 3 इंटू 11 लिख सकता हूँ। तो अब मैं इसमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाता हूँ। 11 का डिविजिबिलिटी 5A ये, है ना, और इनको ठीक है। अब A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी प्लस 5 इक्वल होना चाहिए किस किस के, 8 और 7 15 के। तो A प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल हो गया, 10 के, है ना। तो A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10, है ना। ये हो गया, A प्लस बी प्लस सी का मान 10 आएगा। अब देखो A प्लस बी प्लस सी का मान कितना आएगा, 10। अब ये 11 की डिविजिबिलिटी रूल से पता चला हमें। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, देखो 2 और 7 9 हो गए, तो 3 से इनको काट देंगे, ये भी 3 से कट जाएगा, हमारे पास बच रहा है 5, है ना। तो A प्लस बी प्लस सी का मान 10 आ रहा है यहाँ पे 11 के। अगर मैं इसमें 5 ऐड कर दूं तो 15 हो रहा है। 10 में अगर मैं 5 ऐड कर दूं तो क्या हो रहा है, 15। तो 15 क्या है, 3 से डिवाइड है पूरी पूरी बार, तो A प्लस बी प्लस सी का मान 10 ले लूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब, है ना। तो अब A B और C क्या है, अभाज्य संख्या है, ये भी ध्यान रखना है अपन को।
है ना। और क्या अधिकतम मान आना चाहिए अपन को 2a 3b प्लस c का अधिकतम मान आना चाहिए, है ना। तो हमें b का मान अधिकतम लेना होगा। अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए क्या होगा, क्योंकि b का मल्टीपल 3 है और a का मल्टीपल 2 है, तो b का मान अधिकतम लेंगे तभी तो तीनों का अधिकतम 2a प्लस 3b प्लस c का मान अधिकतम आएगा। तो b का मान अधिकतम लेना है, फिर उसके बाद a का मान लेना है अधिकतम, फिर c का मान सबसे छोटा लेना है, क्योंकि इसका कोई मल्टीपल नहीं है ना। और ये क्या तीनों संख्याएं क्या होनी चाहिए, अभाज्य, a b c और अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है और 11 तो हम ले नहीं सकते, 2 अंकों की हो गई है, हमें 1 अंक की चाहिए, है ना। तो अब अगर मैं 7 ले लूँ, ये हमें b का मान सबसे बड़ा चाहिए, है ना। तो 7 में यहाँ पे ले लूँ, है ना। 7 अगर ये ले लूँ, सबसे बड़ी तो 7 ही है यहाँ पे। तो अगर 7 में यहाँ ले लूँ तो b और c का मान ऐसा पॉसिबल है क्या जो कि उनका योग 10 आ जाए, तो पॉसिबल नहीं है ये चीज़ तो, है ना। तो मैं b का मान 7 ना लेके b का मान अगर मैं फिर 5 लेके देखता हूँ, है ना, 5 लूँ और b का मान 5 आ गया अधिकतम, फिर अपन को a का मान अधिकतम लेना है, फिर a का मान मैं 3 रख लूँ और c का मान कितना रख लूँ, 2 रख लूँ। क्या अभाज्य संख्या है a प्लस b प्लस c, तो बिल्कुल अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है और 2 भी अभाज्य है, तो 5 सेटिस्फाई होगा ना कि 7, है ना, ये गलत हो जाएगा। तो a का मान 3 ले लेता हूँ, b का मान 5 ले लेता हूँ, c का मान 2 ले लेता हूँ, अभाज्य संख्या है ना, तो सेटिस्फाई भी हो रहा है, 3 5 और 2 10 हो गए, ठीक है। तो अब इसमें रख देता हूँ 2 इंटू a का मान अपन ने कितना लिया 3 प्लस 3 इंटू 5, b का मान अपन ने 5 लिया प्लस c का मान 2 लिया, तो कितना हुआ, ये 6 हो गया प्लस 15 हो गया प्लस 2 हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया 23, हमारा आंसर हो गया 23। कहीं आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +5 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2, प्रत्येक सही उत्तर के लिए +5 अंक और प्रत्येक सही गलत उत्तर के लिए 2 अंक काटे जाते हैं, अंक दिए जाते हैं। जे ने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और -12 अंक प्राप्त किए, हालांकि 4 का उत्तर सही भी है। उनके कितने उत्तर गलत हुए। अब देखो कितने उत्तर गलत हुए। अब देखो प्रत्येक उत्तर के लिए +5 अंक दिए जा रहे हैं और गलत उत्तर के लिए -2 अंक काटे जाते हैं। और ये भी कहानी है कि जे ने, है ना, 4 उत्तर सही किए हैं, तो 4 उत्तर के लिए कितने उसे प्लस अंक मिलेंगे, 5 से इसको मल्टीपल कर दूंगा तो 20 अंक तो ऐसे होंगे जो उसे पॉजिटिव मिले हैं, लेकिन 20 ना मिलके उसे -12 अंक मिल रहे हैं। अभी -12 किसकी वजह से माइनस में गए, क्योंकि उसने गलतों की संख्या अधिक कर दी, गलत क्वेश्चन अधिक कर दिए, तो कितने क्वेश्चन गलत किए ये इसका पता लगाने के लिए -12, देखो ये 20 तो गए ही, माइनस की वजह से 20 तो गायब हो गए और उसके अलावा -12 और अंक प्राप्त कर लिए, है ना। तो अब मैं टोटल गलत क्वेश्चनों की संख्या ज्ञात करूंगा, तो ये माइनस वाले 12 इसमें ऐड कर दूंगा, तो ये कितने हो जाएंगे 32 अंक। 32 अंक उसने गलत क्वेश्चनों पे वेस्ट कर दिए, 32 अंक कर दिए, तो इसमें 2 का भाग दूंगा तो टोटल क्वेश्चनों की संख्या आ जाएगी, क्योंकि एक गलत उत्तर का 2 अंक है ना। तो 16 क्वेश्चन ऐसे होंगे उसने जो गलत किए। कितने क्वेश्चन गलत किए हैं 16, क्योंकि 16 क्वेश्चन गलत करेगा ना तब उसको -32 अंक मिलेंगे, -32 अंक मिलेंगे ना, -32 अंक मिलेंगे तो उसे 20 अंक तो पॉजिटिव ही मिले हैं, 20 अंक इसमें पॉजिटिव में से घटाता हूं मैं तो -12 बचेंगे, तो उसे -12 प्राप्त हुए हैं, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 16 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, संख्या 1,50,328 23 से विभाज्य हैं। यदि इस संख्या के अंकों को अवरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार निम्न संख्या में से 13 का 5 गुना घटा दिया जाए तो परिणामी संख्या निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगी। देखो ये संख्या दी हुई है हमें कितनी, 1,50,328, ये किससे डिवाइड है 23 से विभाज्य है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है 23 से डिवाइड है, पर दे रखा है 23 से डिवाइड है। अब हमें करना क्या है वो देखो, हमें चेक नहीं करना भाई 23 से डिवाइड है या नहीं है, इसमें दिया हुआ है भाई विभाज्य है, बस अपन को पता रहा है कि विभाज्य है। यदि इस संख्या के अंकों को अवरोही क्रम में
अवरोही क्रम में, किस क्रम में? अवरोही क्रम में जमाना है। अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम होता है घटते क्रम में लिखना है। मतलब पहले सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, फिर उससे छोटी 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 लिखनी है। ये हमने क्या कर दिया? अवरोही क्रम में लिख दिया। आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ते क्रम में। फर्स्ट नीचे छोटी लिखेंगे, फिर बड़ी लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, है ना? तो ये अपन ने अवरोही क्रम में लिख दिया। अब क्या करना है? पुनर्व्यवस्थित किया जाए। कर लिया। इस प्रकार निर्मित संख्या में 13 का 5 गुना, तो 13 का 5 गुना कितना होता है? 65। कितना होता है? 65। 13 का 5 गुना घटा दिया जाए। अब इसमें से मैं 65 माइनस कर देता हूं, तो परिणामी संख्या निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगी? अगर मैं माइनस कर देता हूं तो कितना आएगा? ये 5 आ जाएगा, है ना? इसमें से 5 आएगा और यहाँ पे कितना बचेगा? 0। तो 4 आ जाएगा। 1, 3, 5, 8, ये संख्या प्राप्त होगी। अब इनमें से किससे? देखो, इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वो संख्या किससे विभाजित होगी? 5 से। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ये 5 से विभाज्य होगा, क्योंकि इकाई का अंक 0 या 5 हो तो यहाँ पे 5 आ रहा है इकाई का अंक, तो 5 से विभाजित हो गई। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई श्रृंखला S1 और S2 के बीच सभी उभयनिष्ठ पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो S1 और 2 श्रृंखलाएं हमें दी गई है, उनमें हमें इनकी S1 और S2 में उभयनिष्ठ जो पद हैं उनका योगफल ज्ञात करना है। देखो, इस CGL Tier 2 में 2022 में आया हुआ है। देखो, अच्छा क्वेश्चन है ना? तो S1 क्या है? 2, 9, 2 है, 9, है ना? इसमें डिफरेंस कितना का है? 7 का। 7 का डिफरेंस चल रहा है ना? 16 है ना? डिफरेंस कितने का है? 7 का। तो आगे वाली संख्या अपन खुद फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें 2 अंक तो कम से कम चाहिए ही दोनों की उभयनिष्ठ, है ना? तो आगे हम इसे बढ़ाएंगे। 16 के बाद में 7 अगर मैं ऐड करता हूँ तो 23 आ जाएंगे। 23 में 7 करता हूँ तो 30 आ जाएंगे। 30 37 आ जाएंगे, है ना? और 37 के बाद में 7 अगर ऐड करूँ मैं, कितने आ जाएंगे? 44 आ जाएंगे। 44 में 7 ऐड करूँ तो मैं कितने आ जाएंगे? 51 आ जाएंगे, है ना? ऐसे ही चलती जाएगी और 632 तक चलेगी। ठीक है। अब S2 क्या है? S2 7, फिर सेकंड पद है 11, है ना? तो इसमें कितने का? 4 का है डिफरेंस, फिर 15 है। 4 का है तो फिर नेक्स्ट आ जाएगा 19 आ जाएगा। 19 के बाद में 4 का है तो कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। तो देखो, दोनों में सेम कुछ चीज़ मिली, इसमें भी 23 है, इसमें भी 23 है, और कुछ भी सेम नहीं है, तो फर्स्ट अंक हमारा 23 हो जाएगा। A1 क्या हो जाएगा? 23। ठीक है। हमारी जो S3 प्राप्त होगी ना, उसके लिए है ये। तीसरी, हम इसके उभयनिष्ठ पदों से हम तीसरी एक श्रृंखला बनाएंगे और उसके पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो S3 का A1 हो जाएगा 23, क्योंकि दोनों में सेम मिल रहा है। अब आगे कौन सा पद मिलता है वो चेक करते हैं। 23 की में 4 ऐड करेंगे तो ये 27 हो जाएगा। 27 में 4 ऐड करेंगे 31 हो जाएगा। 31 में 4 ऐड करेंगे 35 हो जाएगा। 35 में 39 हो जाएगा। 39 में 4 करेंगे 43 हो जाएगा। 43 में 4 47 हो जाएगा। 47 में 4 51। अब देखो, 51 यहाँ पे भी आ रहा है, 51 यहाँ पे भी आ रहा है, तो A2 क्या हो जाएगा? 51। हमें 2 पदों की जरूरत है बस ओनली। अब डिफरेंस अपन इससे फाइंड कर लेंगे। डिफरेंस 51 माइनस 23 करेंगे तो कितना आएगा? 8 2 28 हमारा क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा, है ना? अब देखो, अंतिम पद और वो निकाल लिया अपन ने। अब देखो, फर्स्ट पद और सेकंड पद और डिफरेंस अपन ने निकाल लिया। अब अंतिम पद अपन को चाहिए। क्या? अंतिम पद। अब देखो, फर्स्ट श्रृंखला 632 तक है, सेकंड श्रृंखला 743 तक है, तो हमें दोनों के उभयनिष्ठ पद चाहिए, तो हमें 632 से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 632 से कम होना चाहिए हमारा पद, या 632 या 632 अंतिम पद। 632 से ज्यादा नहीं हो सकता, 632 हो सकता है या उससे, है ना, कम हो सकता है। उभयनिष्ठ पद ले रहे हैं तो A N
का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन और डी। एन का फॉर्मूला ये होता है, तो इसमें रख देंगे, है ना। तो एन की जगह हम लिखेंगे क्या, 632 इज इक्वल बराबर होना चाहिए या छोटा होना चाहिए इससे। ए कितना है 23 प्लस एन माइनस वन और डी। ठीक है, डी का मान क्या लिखेंगे, डी का मान लिखेंगे यहाँ पे डी का मान हम यहाँ पे लिखेंगे, डी का मान कितना आ रहा है यहाँ पे 28। ठीक है, 28 आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 23 को इधर भेजेंगे, 23 को इधर भेजेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 600। 23 को 632 में से ये प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा, 23 माइनस करेंगे तो 609 हो जाएंगे, 609 बचेंगे ना। ओके, 23 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा n माइनस वन, इसमें 28 का भाग दे देंगे, है ना। तो हमारे क्या बचेगा n माइनस वन, सॉरी n माइनस वन 28 का भाग इसमें देंगे, 28 दूना 56, 56 4 28 एकम 28, पॉइंटों में कुछ जाएगा, है ना 7, हाँ पॉइंटों में जा रहा है ये, है ना। तो हमारा n का मान क्या हो जाएगा पॉइंटों में, हमें लेना है पूर्णांक, तो n का मान हमारे पास कितना हो गया 22, क्या हो गया 22, है ना। n का मान हमारे पास 22 हो गया। तो हम देखो टोटल पद कितने हैं 22। अब S3 का मान अपन ज्ञात कर लेंगे ना, तो S टोटल n कितने हैं 22 पद है, ए का मान 23 है, डी का मान 28 है, तो S22 की वैल्यू अपन फाइंड कर लेंगे। तो नेक्स्ट पेज में करते हैं इसे, देखो है ना। तो S22 की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है ना। तो अपन ने योग वाला फॉर्मूला क्या लगाया था, क्या नाम से, फर्स्ट पद अपन हमारा क्या था 23, है ना, सॉरी देखो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n बाई टू, 2a प्लस n माइनस वन डी, इस फॉर्मूले में हम रख देते हैं। तो n का मान क्या है अपने पास 22, तो S22 बराबर 22 में 2 का भाग दूंगा तो 11 आ जाएंगे, 2a a1 क्या है 23, तो ये 46 हो गया, प्लस n का मान क्या है 22, तो यहाँ पे 21 हो गया, डी का मान क्या था 28। ठीक है, इसे सोल्व कर लेंगे तो क्या आएगा 11 ब्रैकेट 46 प्लस इनको 2 56 58 588, है ना। अब इनको ऐड करूँगा मैं तो क्या हो जाएंगे 14 4 1 634 इंटू 11, 11 है तो 3 7 9 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा 6973 ना, 6973, ये किसी में नहीं आ रहा है तो अपन ने कहाँ गलती कर दी, सॉरी हाँ ये यहाँ गलती कर दी ना मल्टीपल करने में। देखो इसे मल्टीपल कर देंगे, है ना। तो 11 से कभी भी मल्टीपल करते हैं ना तो क्या लिखते हैं वैसे की वैसे ही, 4 दोनों का योग 7, फिर इन दोनों का योग 9, है ना, और 6 6974, ये हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो गया।
आंसर 6974, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन 34 करते हैं। मान लीजिए कि पी क्यू आर और एस तीन सटीक गुणनखंडों वाली धनात्मक प्राकृत संख्याएं हैं। धनात्मक प्राकृत संख्याएं हैं जिनमें एक और स्वयं संख्या शामिल है। देखो पी क्यू आर और एस तीन सटीक गुणनखंड वाली धनात्मक प्राकृत संख्या है। तीन सटीक गुणनखंड, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है ये है ना, तीन सटीक गुणनखंड जिनमें एक और स्वयं संख्या शामिल है। तो तीन सटीक गुणनखंड किस संख्या के होते हैं पता है आपको? अभाज्य संख्या होती है ना, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? अभाज्य संख्या के दो गुणनखंड होते हैं, एक तो एक होता है, एक स्वयं संख्या होती है। एक तो स्वयं है ना, लेकिन अभाज्य संख्या का वर्ग अभाज्य संख्या का वर्ग होता है ना, उसके तीन गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या के वर्ग होता है ना, उसके तीन गुणनखंड होते हैं। तीन कौन कौन से? एक तो एक वो खुद स्वयं है ना, और एक उसका वर्ग जो वो प्राप्त होता है। ठीक है, तो तीन गुणनखंड अभाज्य संख्या के वर्ग के होते हैं, है ना। तो अब आगे देखते हैं, यदि q अधिक है p से और दोनों दो अंकों की संख्याएं हैं, क्या है? दो अंकों की संख्या है, और r अधिक है s से और दोनों एक अंक की संख्या है, तो व्यंजक इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 2, 3, 5, 7 है ना, 11 है ना। अब इनका वर्ग करते हैं, इसका होता है 4, इसका 9, इसका 25, इसका 49 और इसका होता है 11 का 121 है ना। लेकिन यहाँ पे तो हमें जो संख्या लेनी है वो दो अंकों की लेनी है और या एक अंक की लेनी है, तो 111 इसको तो अपन हटा ही देंगे। अब इनमें से कोई संख्या है वो है ना, तो Q और P तो दो अंकों की संख्या है, और Q दो अंकों की संख्या तो दो ही ऐसी संख्या पॉसिबल है, 49 और 25 है ना। तो Q का मान हो जाएगा 49 और P का मान हो जाएगा 25। समझ में आया है ना। और R और S दोनों एक अंकीय संख्या है, एक अंकीय संख्या है तो है ना, तो एक अंकीय संख्या तो दो ही ऐसी चीजें पॉसिबल है हमारे पास जिनके तीन गुणनखंड हो और एक अंकीय हो, है ना। तो R अधिक है S से, तो 9 हो जाएगा R और 4 हो जाएगा S, है ना। तो व्यंजक का मान अब इसमें रख दो, P का मान 25 माइनस Q का मान 49 माइनस 1 अपोन R का मान 9, S का मान 4, तो रब करो इसे, तो ये हो गया 50 तो माइनस 25 अपोन 5, तो ये हो गया कितना? -5। अब -5 हमारे पास आंसर आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में तो -5 कहीं पे नहीं दिया हुआ। -5 कहीं पे नहीं दिया हुआ तो इनको S का मान रखते हैं। S का मान कितना है? 4, तो मैं फर्स्ट ऑप्शन में रखता हूँ, तो S की जगह 4, -4 -1, तो ये कितना हो रहा है? -5 है ना। आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन नंबर ए अब हमारा आंसर हो गया। ओके, -s -1 हमारा आंसर हो गया, -5 प्राप्त हो गया ना। इसका मान रखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तीन भिन्न x, y और z इस प्रकार है कि x अधिक है y से, y अधिक है z से। जब उनमें से सबसे छोटे को सबसे बड़े से विभाजित किया जाता है तो परिणामी 9/16 प्राप्त होते हैं। परिणाम क्या होता है? 9/16, 9/16 प्राप्त होता है। तो y ये y से अधिक है, 0.0625 अधिक है। यदि x y z बराबर ये हैं तो x z का मान ज्ञात करो। देखो जब सबसे छोटे को सबसे बड़े से विभाजित किया जाता है, सबसे छोटा कौन है? z। z को जब सबसे बड़े x से विभाजित किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? 9/16। और y कितना है? y दे रखा है 0.0625। इसको अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो 1/16 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 1/16 है ना। जो परिणाम 9/16 होता है ना, है जो y से इतना अधिक है, y से कितना अधिक है? ये y की वैल्यू नहीं है, 1/16 कितना y की
वैल्यू नहीं है ना, y से इतना अधिक है, जो ये है ना वो y से अधिक है, तो y की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, इतना अधिक है तो 9/16 में से 1/16 में माइनस कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा 1/2। y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 1/2, y का मान ये आ गया है ना, y का मान ये आ गया, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है, यह है, इसे मिश्रित भिन्न में है तो इसे सरल भिन्न में बदलता हूँ, तो क्या आ जाएगा, सरल भिन्न में बदलता हूँ तो 24 और 3 27/12। अब मुझे क्या चाहिए, एक्स और जेड, एक्स और जेड, तो वाई की वैल्यू रख दूँ, तो एक्स और जेड मुझे फाइंड करना है, तो 27/12 में से -1/2 माइनस कर देता हूँ, वाई जाके इधर माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12 17 -6 तो 21/12, 3 7 21, 3 चौक 12, 7/4 हमारा आंसर हो जाएगा, 7/4 सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 और 700 के बीच कितनी संख्या है 5, 6 और 7 से विभाज्य है। देखो 5, 6 और 7 से कितनी संख्या है हमारी विभाज्य है, तो सबसे पहले 400 और 700 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 5, 6 और 7 से विभाज्य हैं। तो सबसे पहले 5, 6 और 7 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, 5 इंटू 2 6 इंटू 7 है ना, तो कितना हो जाएगा 30 7 21 210, 210 क्या हो गया एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया 210, 210 आ गया। तो 400 और इसके बीच में कितनी संख्या, तो 210 को मैं 210 को मैं 2 से मल्टीपल करूं, तो इसके जितने भी गुणनखंड होंगे ना 210 के, वो 5, 6 और 7 से डिविजिबल होंगे, तो 2 से मल्टीपल करता हूं तो 420, तो 400 और 720, 700 के बीच में है 420, तो एक तो 420 हो जाएगी वो संख्या। अब 210 को मैं 3 से मल्टीपल करता हूं, एक हो जाएगा 630 है ना, 630 भी इन दोनों के अंदर है। अब मैं 210 को 4 से मल्टीपल करता हूं, 840 है ना, जो 700 से अधिक है ना, तो ये नहीं होगी। तो ऐसी कितनी संख्याएं हो गई, ओनली दो संख्या 420 और 630 ऐसी संख्या है जो 5, 6 और 7 से विभाजित होगी, तो 2 संख्या, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणनफल 30 की पावर 5 इंटू 24 की पावर 5 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। अभी आपने टोटल गुणनखंड निकालना सीखा था, अब अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखेंगे। देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 30 की पावर वो है 6 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5 लिख सकता हूँ मैं इसे, इंटू 8 की पावर 5 इसे लिख सकता हूँ, इंटू 3 की पावर 5 ये लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसे विस्तारित लिखूँ मैं तो 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 15 इसे लिख सकता हूँ 8 की पावर 5 को, इंटू 3 की पावर 5, क्योंकि मुझे इसे अभाज्य संख्याओं के पावर के रूप में लिखना है, सबसे छोटे फॉर्म में, है ना। तो अब 2 की पावर कितनी हो गई, 5 यहाँ पे है, 15 यहाँ पे है, 2 की पावर कितनी हो गई 20, इंटू 3 की पावर 5 यहाँ पे है, 3 की पावर 5 यहाँ पे है, 3 की पावर कितनी हो गई, 2 की पावर यहाँ पे 20 हो गई, 3 की पावर हो गई 10 और 5 की पावर हो गई 5, ये हो गई, ठीक है। अब अभाज्य गुणनखंडों की देखो, टोटल गुणनखंड तो कैसे निकालते हैं, टोटल तो कैसे निकालते हैं, टोटल तो इनके पावर में एक एक जोड़ के मल्टीपल कर दो, जैसे 21, 2 की पावर 20 है तो 21 कर दो, 3 की पावर 10 है तो 11 कर दो, और 5 की पावर 1 है तो क्या कर दो 6 कर दो, इसको मल्टीपल कर लो, ये टोटल गुणनखंड हो जाएंगे। लेकिन हमसे पूछा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, जो ये है ना, इनकी 2 की पावर 20 है तो 20 अभाज्य निकालना है, अभाज्य गुणनखंड है ना। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, 20 + 10 + 5, अभाज्य संख्याओं की पावरों को जोड़ देंगे, वही अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, उतने ही अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, कितने हो गए 35,
कितने हो गए, 35 हो गए। हमारा आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माना ए बराबर नहीं है बी एक 2 अंकों की अभाज्य संख्या है, जिससे कि बी एक अभाज्य संख्या है। ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ऐसी सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखो क्या है, ए और बी एक संख्या है, 2 अंकों की अभाज्य संख्या है, जिसमें बी एक अभाज्य संख्या है, जिसमें अगर मैं किसी संख्या को, जैसे ए और बी एक अभाज्य संख्या है, अगर इसे मैं बी और ए के फॉर्म में लिखूँ ना तो भी वो अभाज्य संख्या हो। ऐसी संख्याएं हमें 2 अंकों की संख्याएं लेनी है। वो कैसे फाइंड करते हैं हम अभी देखेंगे, है ना। तो ऐसी सभी अभाज्य संख्याओं का योग अपन को फाइंड करना है ना। 2 अंकों की होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं 1 लेता हूँ। 1 के आगे 11 अगर मैं लिखता हूँ, 11 अभाज्य संख्या है, लेकिन उसको जैसे मैं चेंज करता हूँ, 11 में एक ए और बी का मान क्या हो गया, बराबर हो गया, 1 रेख हो गया, तो वो नहीं ले सकता। तो 1 तो गई 13, है ना। अब क्या 13 को अगर मैं पलटूं, ए का मान 1 है, ए का मान 1 है, बी का मान 3 है। अब मैं बी और ए लिखूं, बी को पहले लिखूं, ए को बाद में लिखूं, तो मुझे प्राप्त होता है 31। तो क्या 31 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है, 31 भी अभाज्य संख्या है। तो ये दोनों जोड़ी ठीक है, दोनों जोड़ी ठीक है। अब एक के तीन लगा लिया, अब एक के 4 लगाता हूँ, 14 नहीं होंगे, 15 नहीं होंगे, 16 नहीं होंगे, 17 को देखता हूँ, 17 उस क्या 7 को एक को इधर भेजने पे 71 प्राप्त होते हैं। तो 71 भी एक अभाज्य संख्या है, 17 भी एक अभाज्य संख्या है। ये भी चीज़ पॉसिबल है, ये जोड़ा भी पॉसिबल है, हाँ। अब नेक्स्ट आगे बढ़ूंगा मैं, जैसे 17, 18, 19 ऐसे नहीं आएंगे। 19 है अभाज्य संख्या, लेकिन 91 में अभाज्य संख्या नहीं होगी, तो 19 को नहीं लूंगा मैं। 20, 21 ऐसे नेक्स्ट चेक करूंगा मैं, है ना। तो फिर नेक्स्ट हमारे पास आएगी कितनी, 37 और 73, है ना। देखो अभाज्य संख्या 37 भी और 73 भी, 7 को इधर उल्ट दिए, है ना। अब नेक्स्ट संख्या कितनी आएगी, 79 और 97 आ गई। अब इतनी होगी, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 संख्या ऐसी होगी जो पलटने पर भी अभाज्य संख्या के रूप में लिखी जाएगी, है ना। अब चेक कर लेना, और है ना, जैसे लिख के थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा इसमें, तो चेक करके फिर देखना है। तो इनको ऐड करता हूं मैं, इनको सभी को ऐड कर दो। ऐड करो तो 3 1 4 4 7 11 11 12 12 और 7 19 19 और 3 22 22 और 9 गति सर 7 38 8, है ना। 3 हासिल, है ना। 3 4 4 और 3 4 और 3 7 7 और 1 8 8 और 7 15 15 और 3 15 और 3 18 18 और 7 25 25 और 7 32 32 और 9 32 9 41 418। इनका योग कितना होगा, 418। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। यदि दिया गया है कि 20 की पावर 2 की पावर 20 प्लस एक पूर्ण संख्या से विभाज्य है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या से पूरी तरह से विभाज्य है। निम्नलिखित में से कौन उसी संख्या से पूरी तरह से विभाज्य है। देखो दिया गया है कि 2 की पावर 20 प्लस एक पूर्ण संख्या से विभाजित है, एक संख्या से विभाजित है 2 की पावर, ये है ना। ये किसी भी संख्या से विभाजित है, 2 की पावर 10 2 की पावर 20 प्लस एक पूर्ण संख्या से विभाजित है। निम्नलिखित में से कौन उसी संख्या से पूरी तरीके से विभाजित होगा। तो देखो ये है ना, किसी संख्या से विभाजित है, तो उस संख्या से कौन पूरी तरीके से विभाजित होगा, जो इसका गुणनखंड होगा। जो इसका गुणनखंड होगा वही तो विभाजित होगा ना, है ना, जिसका ये गुणनखंड होगा, है ना। तो इनमें देख के बिना ही डायरेक्ट हम डी ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। कैसे, देखो यही 2 की पावर 60 प्लस एक ही इसका एक क्या है, गुणनखंड है ना। अब देखो कैसे है, 2 की पावर 60 प्लस 1, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 20 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, इसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। और आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए।
पढ़ा है ये, है ना। अब इसे इस फॉर्मेट में लिख दिया। अब इसे वो करो, है ना। a प्लस बी 2 की पावर 20 प्लस 1, ये इसी का विस्तारित रूप लिख रहा हूं मैं, है ना। इसको इस फॉर्म में लिख दिए। अब इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, ब्रैकेट a का स्क्वायर 2 की पावर 40 प्लस 1 माइनस 2 की पावर 20। अब देखो ये इसका गुणनखंड है या नहीं है, 2 की पावर 20 प्लस 1, 2 की पावर 60 प्लस 1 का गुणनखंड है या नहीं है तो आंसर यही होगा। और वैसे भी दिख ही रहा है 2 की पावर 60, और किसी में देख लो नहीं है, 20 का मल्टीपल नहीं है ना, 40, है ना, तो यही होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 की पावर 81 प्लस 7 की पावर 82 प्लस 7 की पावर 83 को पूरी तरीके से विभाजित करेगी, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 7 की पावर 81 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 7 की पावर 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 7, यहाँ पे 1 बचा, 82 पे 7 की पावर 1 बच जाएगा, 83 पे 7 की पावर 2 बच जाएगा, तो 7 की पावर 81, है ना। ये 1 प्लस 7 प्लस 49 कितना हो गया, 50, 57। तो 57 तो ऑप्शन में नहीं है, 57 से डिवाइड होगा। 57 में अब मैं यहाँ से 7 ले सकता हूँ, है ना, क्योंकि ये आगे है ना। तो 7 की पावर 80 मल्टीपल 57 इंटू 7, इन दोनों को मल्टीपल करता हूँ, 49, 4, 7, 35, 399 इंटू 7 की पावर 80, किससे डिवाइड है, 399 से डिवाइड होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। आज के लिए आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, है ना। आज के लिए इतना ही काफ़ी, आगे के 20 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, टेक केयर।